बिहार के बोधगया महाबोधि महाबिहार का आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। आज नांदेड़ में सबसे बड़ी रैली निकाली गई। देश भर के जो बुद्धिस्ट हैं व्हाइट हाउस के सामने, सोचिए अमेरिका में आज एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बड़ा प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर वो वीडियो तैर रहा है। और अब तमाम जो इस आंदोलन के जो अगुवाई लोग कर रहे हैं, आकाश लामा और भंते सुमित रतन, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो 5 अप्रैल को महाबोधि बोध विहार में जमा हो रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बाम सेफ का भी समर्थन मिल रहा है। अभी हाल ही में बाम सेफ ने महाबोधि बोध विहार को बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए, इसको लेकर बामन मेश्राम की जो बाम सेफ है उसने भी राष्ट्रव्यापी देश भर में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। तो ये मामला आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच में एक बड़ा ऐलान हुआ है। 5 अप्रैल सम्राट अशोक की जयंती है। सम्राट अशोक, सोचिए, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे, वो संस्थापक जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके परपौत्र थे और बिंबिसार के पुत्र थे। उन्होंने, सोचिए, पोते थे वो, उन्होंने ही महाबोधि बोध विहार बनाया था। 85 कहा जा रहा है कि 84,000 ऐसे स्तूप बनवाए थे। और चूंकि वो तमाम जहां जहां चरण पड़े गौतम के, वहां वहां सम्राट अशोक गए। और सम्राट अशोक ने ये, जब वो राजा थे तब बोध गया वो जगह है, वो पावन धरती है जहां तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहीं से उन्होंने पूरी दुनिया को इनलाइटमेंट किया। पहला, उसके बाद सारनाथ गए, तो चाहे वो लुम्बिनी हो जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जो उस समय मगध साम्राज्य का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। और उसी समय सम्राट अशोक, जिसको अखंड भारत कहा जाता है, काबुल, अफगानिस्तान, कंधार, ये सब भारत का हिस्सा था। और सोचिए, घनानंद जो नंद वंश के संस्थापक थे, उन्होंने बड़ा रोड भी बनवाया था। उसके बाद उस पूरे कारवा को, भले वंश बदलते रहे लेकिन आंदोलन नहीं रुका और साम्राज्य बढ़ता रहा। और सम्राट अशोक एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन उनमें दया, मैत्री और करुणा था। तथागत बुद्ध के बाद सम्राट अशोक उनके रास्ते पर चले और उन्होंने धम्म को पश्चिमी एशिया और यूरोप तक पहुंचाया, पश्चिम तक पहुंचाया, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी उन्होंने पहुंचाया। और इस वजह से सोचिए कि खासकर जो सारनाथ और बोध गया का जो वो महाबोधि बोध विहार है, वो भी सम्राट अशोक ने बनवाया। बाद के राजाओं ने भी उसको और अच्छा किया। सम्राट अशोक का इतना लगाव था धम्म से कि उन्होंने अपने बेटा और बेटी को राजा नहीं बनाया। उन्होंने बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को धम्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। और धम्म क्या है? विज्ञान आधारित है। तो इसी को लेकर सम्राट अशोक की जयंती है 5 अप्रैल को। और देश भर से जो बौद्ध भिक्षु हैं वो वहां जमा होंगे और धीरे धीरे बहुजन समाज, मूल निवासी लोग भी वहां जा रहे हैं। आपको बता दें कि धम्म जो है वो उसी से भारत की पहचान है। आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी वर्ग से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप जनरल हो, आप अगर अपने आप को भारतीय मानते हैं, आप अगर भारत के नागरिक हैं, तो आप बुद्ध धम्म को इनकार नहीं कर सकते हैं। धम्म के विचारों, क्योंकि विश्व गुरु बुद्ध को कहा गया है, उनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, विश्व गुरु कहा गया है। और पूरी दुनिया में आज भी जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आज भी जो महामहिम राष्ट्रपति का जो अशोका हॉल है उसमें तथागत बुद्ध की वो मूर्ति लगी हुई है आज भी, और उसको नाम अशोका हॉल है। आप देखेंगे भारत सरकार ने जब होटलों की चेन शुरू की तो मौर्या बनाया, अशोका बनाया। ये सब भारत का गौरवमय इतिहास है जो आपको नहीं पढ़ाया गया। तो सवाल है कि वो तमाम बुद्ध विहार, लेकिन अब जो भगवान बुद्ध की स्थली है जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुई, सुजाता ने खीर खिलाया, और दुनिया भर से जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो वहां आते हैं और उसको नमन करते हैं वहां शांति के लिए। तो पद्धति जो है, जो पूजा पद्धति है, वहां दिक्कत क्या है? जो बीटी एक्ट 1949, सोचिए, देश 1947 में आजाद हुआ, संविधान 1950 में लागू हो गया पूरी तरह से। उसी दौरान संविधान न लागू होने से पहले एक बीटी एक्ट बना और बीटी एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया, बहुत सारे प्रावधान थे, उसमें कुछ संशोधन भी हुए लालू यादव के समय में,
बीटी एक्ट में है कि 4 बुद्धिस्ट होंगे, 4 गैर बुद्धिस्ट होंगे, जिसमें ज्यादातर सवर्ण हिंदू आते हैं। डीएम एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, वो भी उसके चेयरमैन होते हैं। तो बुद्धिस्टों की जो मांग है कि जो 4 गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, जो 4 हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनको वहां से रिप्लेस किया जाए। उनके पास वाजिब तर्क है, लॉजिक है। वो कह रहे हैं कि वो वहां उनकी जो शुद्धता है उसको प्रभावित हो रहा है, वहां धम्म के विचार पर बात नहीं हो रही है, वहां की जो पूजा पद्धति है उसको बदला जा रहा है, वहां जो वैदिक धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, उसको प्रतिस्थापित करने की बात हो रही। तो सोचिए कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सोचिए जिस तरह से जो मंदिर हैं, चाहे वो धर्म हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं, उसमें जब हिंदू धर्म के ही पुजारी, उसमें भी खासकर ब्राह्मण समाज के पुजारी आप देखेंगे, ज़्यादातर जो हिंदू धर्म के जो, ये तो बाबा लोग कहते भी हैं, एक कथावाचक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पूजा पाठ की जो अधिकार है वो तो ब्राह्मण समाज को है। तो आपने देखा कि हिंदू धर्म कैसे जातियों में बांट दिया गया है, लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता की बात है, वो भारत के संपन्नता की बात है। खुद भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, यहाँ तक कि मैंने तो सुना है खुद नीता अंबानी जो भारत की इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जाती हैं तो बुद्ध की धरती से आए हूँ। तो बुद्ध की ग्लोबल पहचान है, आप उसको मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसी पर रिसर्च होता है। पाली प्राकृत में जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं उस पर रिसर्च होता है। तो बुद्ध के इतिहास को आप दफन नहीं कर सकते हैं। कुछ बीच में दफन हुआ मुगल दौर से लेके, और जब कुछ यहाँ कुछ इस तरह के राजा हुए जिन्होंने दफन करने, पेशवाओं जैसे राजा हुए जिन्होंने दफन करने की कोशिश की, मुगलिया दौर में दफन करने की कोशिश हुई, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। फिर लॉर्ड कनिंघम एक जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबको जीवंत किया। और आज़ाद भारत के बाद तो बाबा साहब ने उस पर बहुत काम किया, और 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा ली। उसके बाद एक नई कहानी कर दी गई। तमाम जो खासकर जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, उन्होंने बुद्धिज्म को भी कहा कि ये तो शेड्यूल कास्ट के लोग इसको मानते हैं, जबकि सोचिए कोली वंश हो, शाक्य वंश हो, नंद वंश हो, ये सब बुद्धिस्ट धर्म से थे। शाक्य वंश, सम्राट अशोक का वंश, महात्मा बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश से थी। राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताब पर आप ये सारी बातें पढ़ सकते हैं। तो भारत की पहचान धर्म से, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिनको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, तो शाक्य वंश हो, कोली वंश हो, नंद वंश हो, खत्रिय हो जिनको क्षत्रिय अब कहा जाता है, ये सब बुद्धिस्ट थे। ये सारे के सारे बुद्धिस्ट थे, और भारत की पहचान धम्म से है, और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार भी इस पर संवेदनशीलता सोचेगी। और सोचिए आजादी के बाद बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, सुनीलाल पटेल ने धम्म की दीक्षा ली, पेरियार लल्लई सिंह यादव ने धम्म की दीक्षा ली, बिहार के BP मंडल साहब जो मंडल कमीशन के शिल्पकार हैं, वो जब मुख्यमंत्री बने तो बिना सुरक्षा महाबोधि बोध बिहार गए, बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली। तो ये सब आप धम्म की तरफ तभी बढ़ेंगे जब आप ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे। और धम्म क्या है? एक वैज्ञानिक सोच है जिसमें करुणा है, बराबरी है, न्याय है, सील है। तो दुनिया के में भारत की जो पहचान है वो धम्म से है। धर्म नहीं कह रहा मैं, धम्म मतलब एक विचारधारा है। और सोचिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की है, उसके बाद बाबा साहब की हैं। तो इसलिए बाबा साहब को भी, बाबा साहब ने अपना गुरु माना है तथागत बुद्ध को। 3 लोगों को उन्होंने गुरु माना है, भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फुले। तो आज जितने OBC समाज के लोग हैं, जितने किसान कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबकी विरासत है, खत्रियों की, क्षत्रियों की विरासत है ये। इस देश के जो भी मूल निवासी है उनकी विरासत है ये। और बुद्ध धर्म दुनिया भर में फैला, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, पश्चिम, आप कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में धम्म की पढ़ाई होती है, बुद्धिज्म पर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और इसको लेकर बहुत सारे महान राजाओं ने भी काम किया है, जिसमें सम्राट अशोक का काम सबसे बड़ा है। तो आप लोग, ये बड़ी खबर थी और लगातार ये आंदोलन बढ़ रहा है। और सोशल मीडिया की वजह से अब भले टीवी अखबार आपको नहीं दी, जब जो टीवी अखबार आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो आपके आरक्षण का विरोधी है, वो आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना को कैसे बताएगा?
नहीं बताएगा। टीवी अखबार आपको अंधविश्वास और कर्मकांड की तरफ ले जाएगा। धम्म एक विचार है, धम्म एक लाइटमेंट है। आप जब धम्म के विचार पर चलेंगे तो आप सशक्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसलिए नहीं कि उसका जाप करने से, उसमें तरीका बताया गया है। धम्म क्या कहता है कि मैं राह मार्ग बता सकता हूं। आप कैसे स्वस्थ होंगे उसके लिए विधियां हैं। आप कैसे अमीर होंगे उसके लिए विधि बताई गई कि आपको क्या करना है। आप कैसे करुणा दया आपको रखना है, कैसे आप बेहतर मानव होंगे। अगर आपको कोई दुख है तो उसका कारण है, उसका निवारण है। तो आप धम्म की तरफ बढ़ेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, आप बेहतर नागरिक बनेंगे। और उसी को वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। ग्लोबली आप सोचेंगे तो ये तो धम्म की विशेषताएं थी। बाबा साहब ने बुद्धा एंड धम्मा एक विशेष किताब भी लिखा है। और धम्म का प्रभाव जब राजा पर पड़ता है, सम्राट अशोक जैसे राजा पर, तो वो उन दुश्मन देशों को भी दवाइयां भिजवाते हैं। तब वो मवेशियों के लिए अलग से अस्पताल बनवाते हैं, यात्रियों के लिए सराय बनवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, पेड़ लगवाते हैं। ये जो करुणा है, दया है, ये सब धम्म से आया है। तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे धम्म फैल रहा है। धम्म एक विचार है जिसमें बराबरी है, समानता है, विज्ञान है, तर्क है। बुद्ध कहते हैं जो मैं कहूं वो मत करो, जो मैं कहूं उसको जांचो परखो तब आगे बढ़ो। बुद्ध जो का मतलब है अंधविश्वास से दूर, कर्मकांड से दूर और बिल्कुल वैज्ञानिक चेतना, प्रकृति का संरक्षण। जापान, चीन, कोरिया, ये सब प्रकृति को क्यों सुंदर कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। मैं सिर्फ तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने गुणात्मक अध्ययन किया है धर्मों का, उस आधार पर कह रहा हूं कि सभी धर्मों, मैं किसी धर्म को खराब नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बुद्ध धर्म में क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई बुद्धिज्म जो बुद्ध को धर्म को मानने वाला होगा वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन धम्म जो है वो बिल्कुल वैज्ञानिक सोच है और उसमें दया है, करुणा है। और बाकी धर्मों के लोगों ने भी उस सार को लिया है, क्योंकि बुद्ध बहुत पुराने हैं। तो उसी महाबोधि बोध विहार को लेकर ये आंदोलन चल रहा है और वहां लोग जुट रहे हैं। अगर आप बोध गया के आसपास हैं तो जरूर 5 अप्रैल को जाइए और इसका हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।